उत्तरवर्ती काल में अरबी गणित ज्योतिष हायत का संस्कृत में अनुवाद हुआ। यह खुलापन भिखमंगेपन से कुछ अलग है। संस्कृत का लेने वाला हाथ दाता हाथ था। वो लेता था और लेते समय छोटा बनता था, वामन बनता था, तो इसलिए कि भीतर से विराट था। वो केवल तथाकथित बड़प्पन का अहंकार तोड़ना चाहता था। संस्कृत वाङ्मय में बड़प्पन की केवल एक कसौटी है, शील। उसके साहित्य के जितने धीरोदात्त नायक हैं वे उद्धत नहीं हैं, न जीवन से थककर विश्राम लेने वाले प्रशांत हैं। वे युधिष्ठिर हैं, युद्ध में स्थिर हैं। वे राम हैं, सब में रमे हुए हैं, और उनमें सभी आबाल वृद्ध रमे हुए हैं। उसका प्रयोजन भी यही है कि बड़प्पन का अहंकार टूटे और यह पहचान हो कि बड़प्पन भीतर का भाव है। वो अपने को छोटा करने से, समस्त सृष्टि के प्रति विनत करने से आता है, मन को किसी लक्ष्य पर स्थिर करने से आता है, और जब आता है तो हाथ में लेते ही पत्थर फूल बन जाता है, पार पहुंचाने वाली नाव ही गंगा बन जाती है। साहित्यकार कमलेश्वर पंडित विद्यानिवास मिश्र को याद करते हुए लिखते हैं, वे महापंडित थे, पर वे अपनी आस्तिकता को परिधान की तरह पहनकर नहीं चलते थे। वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार पंडित विद्यानिवास मिश्र विद्वान संस्कृत के थे, लेकिन ममत्व हिंदी और ख़ास तौर से हिंदी की बोलियों से अनुभव करते थे। सुविख्यात शिक्षा शास्त्री और लेखक विष्णुकांत शास्त्री पंडित विद्यानिवास मिश्र को लोक और शास्त्र का संगम मानते थे। पंडित विद्यानिवास मिश्र अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने 3 गुरुओं को देते हैं। मेरे पहले विद्या गुरु स्वर्गीय क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, जिन्होंने बराबर कहा कि मेरी संस्कृति में जय शिष्य द्वारा पराजित होने में है। ऐसे ऊंचे मन के गुरु के संस्पर्श ने मुझे जो दिया उसका मूल्य मैं नहीं आंक सकता। मैं चट्टोपाध्याय का शिष्य हूँ, फक्कड़ और वत्सल। इसके बाद स्मरण करता हूँ महापंडित राहुल सांकृत्यायन को, जिनके साथ अविराम शोध का काम करते हुए मैंने कर्म की दीक्षा ली। वे कहते थे, प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु से ज्ञान की किरण फूट रही है, सबसे लो, हाथ पसार कर लो। उन्हीं से सीखा कि ज्ञान अनुमति नहीं देता कि अवज्ञा करो। पीढ़ी दर पीढ़ी जिसने नक्षत्रों को निहारा है, उसने भी सृष्टि की लिपि पढ़ी है। 1.5 साल तक राहुल जी के साथ रहा, एक छत के नीचे। उनसे सीखा सत्य की खोज की प्यास। जो सत्य की खोज में निकलेगा उसमें साहस होना चाहिए, नकारने का साहस। राहुल जी में पहाड़ जैसा खुलापन था। हंसते थे तो जैसे बच्चा हंस रहा हो। तीसरा नाम पूज्य भैया साहब पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी का है। उन्होंने हिंदी भाषा की गरिमा की पहचान कराई, हिंदी लेखन का गर्व दिया, अपने भीतर बड़ा विश्वास दिया कि संस्कृत भाषा साहित्य का विद्यार्थी, गंवई गांव का आदमी, ठेठ भोजपुरी परिवेश का आदमी इतने बड़े इतिहास और भूगोल की इतनी बड़ी जोड़ने वाली भाषा में लिख सकता है। पंडित विद्यानिवास मिश्र लिखते हैं, वैदिक सूक्तों के गरिमा में उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। मेरी मान्यताओं का वही शाश्वत आधार है। जीवन परिचय, घर द्वार। पंडित विद्यानिवास मिश्र का जन्म 14 जनवरी 1926 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़डीहा गांव में हुआ था। अपनी पीढ़ी में सबसे बड़ा होने के कारण बड़का बाबू कहलाते थे। ननिहाल में रामायण महाभारत के साथ साथ उस समय की हिंदी पत्र पत्रिकाएं पढ़ने को मिली। नानी लोकगीत कथा कहानी में पारंगत थीं। ननिहाल ने मिश्र जी को लोक संस्कृति से जोड़ा। शिक्षा और व्यवसाय। वाराणसी और गोरखपुर में शिक्षा प्राप्त करने वाले पंडित विद्यानिवास मिश्र ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से 1960-61 में पाणिनीय व्याकरण की विश्लेषण पद्धति पर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अमेरिका के बर्कले विश्वविद्यालय में शोध कार्य किया। 1967-68 में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में अध्येता रहे। मध्य प्रदेश में सूचना विभाग में कार्य किया। कुछ समय बाद अध्यापन के क्षेत्र में आ गए।
1968 से 1977 तक वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापक और कुछ वर्ष बाद इसके कुलपति रहे। लगभग 10 सालों तक हिंदी साहित्य सम्मेलन, रेडियो, विंध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग में नौकरी के बाद वे गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। कुछ समय के लिए पंडित विद्यानिवास मिश्र ने अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान का अध्यापन किया। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य पढ़ाया। मिश्र जी ने वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान एवं आधुनिक भाषा विज्ञान के आचार्य और अध्यक्ष पद पर काम किया। पंडित विद्यानिवास मिश्र का लेखन। साहित्यकार निर्मल वर्मा मानते हैं, यदि मिश्र जी के समूचे लेखन को एक शब्द में निचोड़ कर रखा जा सके तो मेरे विचार में वो उसकी रसमयता है। ध्यान से देखें तो उदासी या अवसाद का पार्श्व संगीत विद्यानिवास जी के लहलहाते गद्य का बाउंडर पॉइंट है, जो एक उच्छ्वास की तरह उनके सौंदर्य अनुभव के तल को बार बार हिला जाता है। ये वो टूटी हुई मुग्धावस्था की विरही पीड़ा है जो किसी उत्सवी लोकगीत की बहती हुई लय में सुनाई देती है। भूमिकाओं में आत्ममंथन। चितवन की छाह की भूमिका में पंडित विद्यानिवास मिश्र लिखते हैं, संस्कृत में पठन पाठन की ही मेरे कुल में परंपरा रही है, पर मैं रुद्री के गणनाम त्वाम के आगे न जा सका और ABCD सीखने लगा। विश्वविद्यालय में पहुंचते पहुंचते संस्कृत अध्ययन की ओर मेरा प्रत्यावर्तन हुआ और तभी एक ओर रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन, टॉमस डिक्चेंसी, चार्ल्स लैम्प और स्विफ्ट की कलम नवीसी से प्रभावित हुआ। दूसरी ओर बाणभट्ट, भवभूति एवं अभिनव गुप्त की भाषा शक्ति का भक्त बना। मेरी तबीयत भी गुलेरी, पूर्ण सिंह, माधव मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त की डगर पर चलने के लिए मचलने लगी और कागज स्याही का मैंने काफ़ी दुरुपयोग किया भी। मिश्र जी ने कोई भी आत्मकथा नहीं लिखी, लेकिन उनकी भूमिकाओं में बहुत से पड़ावों की झलक मिलती है। उनके भीतर कवि की संवेदना बड़ी गहरी थी। कवियों की परंपरा को वो बड़े भावपूर्ण तरीके से याद करते हैं। रसखान, विद्यापति, बिहारी, देव, तुलसी, सूर सबका बहुत भावभीना स्मरण करते हैं। हिंदी की शब्द परंपरा लिखकर उन्होंने एक विशाल कोश सामने रख दिया। कितने ही कोशों के निर्माण से जुड़े लोक भाषाओं के साहित्य में डूबे उनके संरक्षण की चिंता की। अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, मैथिली सब में उनकी गहरी पैठ थी। पंडित विद्यानिवास मिश्र की पहचान का अहम हिस्सा है उत्कृष्ट भाषा विज्ञानी और अनूठे निबंधकार। नदी, पहाड़, वृक्ष उनके लिए जीवंत प्रसंग हैं। मिश्र जी की दृष्टि में निबंध कला की शर्तें। पंडित विद्यानिवास मिश्र मानते हैं, निबंध विधा की शर्तें बड़ी कड़ी हैं। प्राचीन साहित्य में भी गद्य को कवियों का निकष कहा जाता था। आज भी समर्थ निबंध लिखना भाषा के स्तर पर कवि कर्म की कसौटी है। निबंधकार रिपोर्टर नहीं है। जैसे कि एक समर्थ उपन्यासकार जीवन की समग्र घटना को लेते हुए भी अनावश्यक संदर्भ छोड़ता जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति व्यंजक निबंधकार केवल उन्हीं अंशों को उभारता है जो व्यापकता और गहराई लिए हुए हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र की रचना धर्मिता को समझने के लिए संस्कृत साहित्य, काव्यशास्त्र और लोक जीवन के आपसी जुड़ाव को जानना जरूरी है, क्योंकि भाषिक धरातल पर संस्कृत का ये दिग्गज पंडित जनपदी बोलियों का उससे भी बड़ा योद्धा है। Pandit, we were talking about motifs, and there are two motifs on which very briefly I'd like you to comment. One, we forgot the peacock, Mayur, and the other the lotus. Well, peacock is very important, especially in this context of Krishna, because peacock is called Barhi, and Barhi is the tail, for which peacock is famous. The tail has multicolored shades, like the rainbow, and it spreads out in dance, and dances
with the advent of clouds. And Shri Krishna wears that peacock tail as his crest. That's too well known. And Radha asks him to adorn him with that crest in the towards last the end canto. of this Gita Govind, she Dhruvi asks that Abhirandan. let her hairs be adorned with Shikhandi Kadambaka Dambari, with flowers, multi-hued flowers, to give it a semblance of peacock's feathers. So peacock's feathers are very important because of its being multicolored. And this multi-hued universe and nothing else. So, Barha Pidam, Natavara Karnai O Karnikaram, the image of Krishna as Barha Pidam, having a crest of a peacock's feathers, means the entire expanse of the universe is his crest. The entire multicoloredness of the universe is there. And that multicoloredness comes into full swing when there is a cloud, when there is darkness. Where there is darkness. When there is darkness. Against that darkness, this dance comes into play. And when dance comes into play, the peacock feathers are in full display. They are stretched up to the fullest limit. So peacock is not only a marker of the advent of rains. Peacock is not only a marker of bringing solace to the Mother Earth. Peacock is also an adornment of the universal being. Peacock, a mundane product, is an adornment of the universal being. The immense possibility, the immense possibility of the universal being is indicated by peacock's feathers. So that's why it's very important. And peacock's feathers are stretched in sheer desire, in the heat of desire. So it is actually also an indicator of heat of desire. To be unified, to come into union. So this is also indicated by that. So it is always associated as a very important motive in the entire legions of Braja. And all the decorations of Krishna fall short of this decoration, because it is the decoration of the crest. And coming to lotus, it is a focal motive in Indian art and Indian philosophy, Indian sadhana, Indian poetry, everywhere. Because lotus is, besides being a present of the gods to Mother Earth, has been told in the Earth hymn, Prithvi Sukta, Yastayagandha Pushkaram Aviyasa. Your essence has gone into lotus, which was a present of the gods to you. It's a divine gift to the Mother Earth. And it's also in the navel of Vishnu. It is the seat of creation. It is the seed of creation. And it is partly manifest as a flower and partly unmanifest as a stem inside water and has roots inside water. It has been likened to, in its entirety, a whole pitcher, a kalash. The whole Hiranyagarbha, the Brahmanda, it is an image of the cosmos, the fullness of the cosmos. So it is a very important thing. ललित निबंध। पंडित विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों के लेखन की शुरुआत सन 1956 से हुई। पहला निबंध संग्रह चितवन की छां 1976 में प्रकाशित हुआ। मिश्र जी ने हिंदी जगत को ललित परंपरा से मिलवाया। तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह की भूमिका पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी ने लिखी। श्री विद्यानिवास मिश्र आधुनिक हिंदी साहित्य संसार में एक आश्चर्य हैं।
अन्य महत्वपूर्ण संग्रह हैं आंगन का पंछी और बंजारा मन, कदम की फूली डाल, फागुन दुई रे दिना। पंडित विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों में जीवन दर्शन, संस्कृति, परंपरा और प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का तालमेल मिलता है। जब कुंती ने भगवान की स्तुति की, द्वारिका आने लगे इंद्रप्रस्थ से महाभारत के बाद, तो गोपी ने भगवान के भयभीत रूप की स्मृति की कि यन्माम सामाम विमोहयति भीरभियद विभयति। वो रूप जब तुम भयभीत होकर के रस्सी बांधी जा रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, कज्जल जो है सारे गाल पर फैला जा रहा है और मुंह नीचे झुकाए हुए हैं, और वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोहयति भीरभियद विभेति। वो भय वाले रूप का ही स्मरण करती है। एक सारा भय जिससे भयभीत हो, वो भय की भावना लिए खड़े हों। यह जो नाटक है, मैं उसी रूप की स्मृति करती हूं। क्यों कि भय की भावना तुम में हुई तो तुम भयभीत को समझ सकते हो, जगत के भय से त्रस्त व्यक्ति को समझ सकते हो, तुम जो बंधे हो तो बद्ध को समझ सकते हो, तुम जो डांटे जा रहे हो तो डांट खाने वाले को समझ सकते हो, तुम जो जमीन पर गिरे हो तो गिरे हुए को समझ सकते हो। इसीलिए उसने जो स्तुति की, बहुत सार्थक स्तुति की कि जो मैं भयभीत रही, इतना शेष भय से ग्रस्त जीवन भर रही, बचपन से ही रही, कौमारी से ही अनेक भयों से ग्रस्त रही, उस भय से रक्षा करने वाले तुम हो। और इसलिए तुम हो कि तुम स्वयं भय भावना में उस रूप में खड़े हो, दामोदर रूप में खड़े हो, अपना मुंह झुकाए हुए, सिर झुकाए हुए खड़े हो, आंखों से आंसू आ रहे हैं। उस रूप की लीला में ही भय की पूरी निवृत्ति हो जाती है। पौराणिक विषयों पर निबंध। लोक संस्कृति और लोक मानस पंडित विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों के अभिन्न अंग हैं। उस पर पौराणिक कथाओं और उपदेशों की फुहार उनके ललित निबंधों को और अधिक प्रवाहमान बना देते हैं। उनके प्रमुख ललित निबंध हैं राधा माधव रंग रगी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शेफाली झर रही है, महाभारत का काव्यार्थ, ब्रह्मानंद के पत्र, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं और साहित्य का खुला आकाश आदि। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, राम के प्रति कौशल्या के वात्सल्य को वे लोकगीत से उठाते हैं। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सेनुरवा, त राम घर लौटी हैं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी अपने संस्मरण में लिखते हैं, पंडित विद्यानिवास मिश्र जीवन के किसी क्षेत्र में संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त नहीं थे। उनकी अंतरंगता केवल वात्स्यायन जी से नहीं थी। उन्होंने राहुल सांकृत्यायन के साथ काम किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आत्मीयता उन्हें मिली थी। पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी से उनकी अंतरंगता प्रसिद्ध थी। वे व्यापक उदार विचारों और मानवीय भावनाओं के व्यक्ति थे। पंडित विद्यानिवास मिश्र हिंदी को सम्मान दिलाने की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे। हिंदी की आंतरिक शक्ति के विस्तार के लिए उन्होंने हिंदी की जनपदीय कविताओं का संकलन तैयार किया। सांस्कृतिक चिंतक और सचेत पत्रकार। जीवन की निरंतरता को समझने की जिज्ञासा रखने वाले पंडित विद्यानिवास मिश्र की पहचान सांस्कृतिक चिंतक और सचेत पत्रकार के रूप में भी की जाती है। भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को उन्होंने अपने संपादकीयों में बराबर शामिल किया। पत्रकारिता के धर्म और उसकी सीमाओं को लेकर उनका विचार था, मीडिया का काम नायकों का बखान करना जरूर है, लेकिन नायक बनाना मीडिया का काम नहीं है। हिंदी के वरिष्ठ कवि डॉक्टर केदारनाथ सिंह का मानना है, पंडित विद्यानिवास मिश्र के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है वो संकलन जो आधुनिक हिंदी कविता के अंग्रेजी अनुवाद के रूप में उन्होंने तैयार कराया। यह आधुनिक हिंदी कविता के लिए अंग्रेजी की दुनिया में खुलने वाली पहली खिड़की थी, जिसका ऐतिहासिक महत्व है। पंडित विद्यानिवास मिश्र विदेश प्रवास।
पंडित विद्यानिवास मिश्र और विदेश प्रवास सुनते ही लगता है कि कितने कठिन और चुनौतीपूर्ण रहे होंगे वो दिन। लेकिन सच तो यह है कि जीवन की और तमाम चुनौतियों की तरह उन्होंने इस प्रवास को भी लिया। विदेश यात्राओं, विदेश प्रवास के बेहद आत्मीय और अनूठे संस्मरण हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र के। बर्कले विश्वविद्यालय में जब वो पढ़ाने गए तो वहाँ मिले अपने कमरे की बड़ी गहरी यादें हैं मिश्र जी की। तो पुराने आदमी को पुराना ही कपड़ा मिला, पुराने विषय को, पुराने देश को। मैं उस कमरे में बैठता तो मुझे बड़ा सुख मिलता था, क्योंकि अकेला वह कमरा था सारे बर्कले में जहाँ से कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ती थी जी। क्योंकि उसके ठीक नीचे एक छोटी सी नदी थी। नदी क्या कहें, क्रीक कहते थे उसको, एक नाला ही जैसा था लेकिन खूबसूरत था। झाड़ थे, कई वृक्षों के झाड़ थे और वहाँ से कोयल बोलती थी। तो कभी कभी बड़ा बड़ा एक विह्वल करने वाला उसका कंठ रहता था। तो मुझे गीत याद आता था जो हमारे यहाँ बड़ा प्रसिद्ध चलता है कि और दिना बोले कोयली दिन दोपहरिया हो, आज बोले अधिरतिया हो रामा। और दिना बोले दिन दोपहरिया हो, आज बोले अधिरतिया हो रामा। और दिना तो कोयल दोपहर में बोलती है, आज क्या हुआ कि आधी रात बोली और मेरे प्रिय सेज से उठ गए, सुंदर। यानी कि सो गए। तो सबकी जो स्मृति होती थी, ऐसा लगता था अपने देश में मैं पहुंच गया हूं। तो कमरा आज भी मुझे याद है, बल्कि उस कमरे को देखने में 30 वर्षों के बाद पिछले साल गया था। मैं अपनी पत्नी के साथ ले गया, यही कमरा है जहाँ मैं पढ़ाता था। वात्स्यायन की एक कविता है विदेश के कमरे, उसमें उन्होंने कहा कि जब मैं विदेश के कमरे छोड़ता हूँ तो अपनी कोई छाप वहाँ नहीं रहने देता, हर चीज़ उठा लेता हूँ। जो छोटे छोटे पत्र हैं उनको फाड़ के फेंक देता हूँ, अपनी कोई छाप वहाँ ही नहीं रहने देता। जबकि ठीक उल्टा जब मैं घर लौटता हूँ तो घर में चाहता हूँ जो चीज़ मैंने जहाँ रखी थी वहीं है कि नहीं, जो पेड़ जहाँ था वहीं है कि नहीं। यह अंतर होता है विदेश और देश में। तो मैं लेकिन मैं समझता हूँ कि विदेश में भी कुछ कमरे ऐसे होते हैं कि जिनको छोड़ते हैं तो हम अपने को कहीं न कहीं कोई न कोई अंश अपना छोड़ आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था मेरा कोई अंश यहाँ है, और ये प्रतीति होती तो अच्छा लगता है कि कौन देश अपना कौन देश पराया बड़ा कठिन है। एक सामूहिक प्रतीत के रूप में अपना देश तो बड़ा सुहावना लगता है, ऐसा कोई देश है नहीं। और ये बात मुझे मालूम होती थी जब मैं घर लौटता था। पहली बार जब लौटा तो बड़ी आकुलता थी कि कब घर की ज़मीन मिलेगी देखने को। वो आकुलता इसीलिए थी कि वात्स्यायन जी का ही दूसरा वचन है, मुझे कभी नहीं भूलता, कि घर जितना रहने के लिए नहीं होता उससे अधिक वापस आने के लिए होता। बहुत अच्छा। पंडित विद्यानिवास मिश्र रचना संसार। पंडित विद्यानिवास मिश्र की मौलिक और संपादित प्रकाशित किताबों की संख्या 180 के लगभग है। जीवन में कभी अपने लेखन को संजोने का काम पंडित जी ने नहीं किया। उनकी इस आदत ने आधारशिला रखी उनकी रचनावली की। 2023 में 21 खंडों में इस रचनावली का अभूतपूर्व प्रकाशन हुआ। 3 खंड उनके अंग्रेजी लेखन के हैं, 18 खंड हिंदी लेखन के। 10,000 पृष्ठों की इस रचनावली के पीछे सामग्री और फिर उसके हर खंड की अलग संरचना के पीछे मुख्य कल्पना और श्रम पंडित विद्यानिवास मिश्र के अनुज डॉक्टर दयानिधि मिश्र का है। दूसरे अनुज डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र का भी भरपूर योगदान रहा। 2005 से शुरू हुए इस अनुष्ठान में भारत भर के अनेक हिंदी प्रेमियों, हिंदी सेवियों और पाठकों ने पूरी एकजुटता से एक असाध्य स्वप्न को साकार किया। इसी क्रम में वर्ष 2025 में शुरू हुई पंडित विद्यानिवास मिश्र की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके दुर्लभ संस्मरणों का एक संकलन समवेत का सौंदर्य प्रकाशित हुआ। इसमें नए पुराने मिलाकर 101 अद्भुत संस्मरण सम्मिलित हैं। डॉक्टर दयानिधि मिश्र और डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र का ये प्रयास एक स्मरणीय रचना की आधारशिला बन गया। पंडित विद्यानिवास मिश्र
चिंतन और लेखन की खूबियाँ। ज्ञानपीठ से सम्मानित वरिष्ठ रचनाकार श्रीलाल शुक्ल की अद्भुत टिप्पणी है इस विषय में। रूढ़ियों को चिन्हित करके उनका प्रत्याख्यान और परंपरा का विश्लेषण करके उसके स्वस्थ पक्ष की स्वीकार्यता विद्यानिवास जी के चिंतन और लेखन का आकर्षक विषय है। श्री नामक लघु निबंध में वे कहते हैं, हिंदू होने का अर्थ मेरे लिए श्री संपन्न होना है, दूसरे के लिए अर्पित होना है, संवादशील होना है और परिणामशील होना है, इसलिए विवेकशील होना है। पंडित विद्यानिवास मिश्र के चिंतन और लेखन में अद्भुत गतिशीलता है, उसमें कहीं ठहराव नहीं है। लेखन में विस्मयजनक विविधता है। मिश्र जी की स्मरण शक्ति के विषय में राहुल सांकृत्यायन ने अपनी आत्मकथा में हिंदी साहित्य सम्मेलन के लिए हिंदी शब्दकोश निर्माण करते समय युवक विद्यानिवास के योगदान का जिक्र बड़े प्रशंसा भाव से किया है। शब्दों के लिए अलग अलग कार्ड तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में वे कहते हैं कि हमने ये पद्धति अपनाई तो थी, विद्यानिवास जी के होते हुए इसकी आवश्यकता न थी, क्योंकि वांछित सामग्री वे अपनी स्मरण शक्ति के सहारे ज़बानी ही प्रस्तुत कर सकते थे। सम्मान। पंडित विद्यानिवास मिश्र को उनके साहित्यिक अवदान के लिए समय समय पर सम्मानित किया गया। 1988 में पद्मश्री, भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार 1990, शंकर पुरस्कार, भारत भारती, विश्व भारती सम्मान 1996, साहित्य अकादमी का महत्तर सदस्यता सम्मान 1996, हेड गेवार प्रज्ञा पुरस्कार 1999 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अगस्त 2003 में पंडित विद्यानिवास मिश्र को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सांसद नामित किया गया। पहली बात यह कि हमारी शिक्षा में अब तक मौखिक शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता रहा है। हमारी संस्कृति में वाचिक संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। उस वाचिक योगदान से बच्चे वंचित हो रहे हैं। वो शिक्षा उन्हें दादा दादी से मिलती थी, बड़े बूढ़ों से मिलती थी, उस शिक्षा से वंचित परिवार के विघटन के कारण और कुछ बच्चों को बहुत जल्दी ही किसी न किसी छोटे से स्कूल में भेजने के कारण, और इससे उनकी कल्पना शक्ति में विकास नहीं होता। इससे उनको वह सौहार्द, वह प्रेम, वह वात्सल्य नहीं मिलता जो उनके पोषण के रूप में रहता है, जो उनकी वृद्धि का कारण बनता है। इसलिए वाचिक शिक्षा केवल भाषा की नहीं होती, केवल कहानियों की नहीं होती, कला की भी होती है। लड़कियां कला सीखती थीं और उन कलाओं से वे वंचित हो रही हैं। लड़कियां गाना सीखती थी, उन लयों से वंचित हो रही हैं। उन लय से वंचित होने का अर्थ है देश की लय से वंचित होना। इसके लिए पहले एक रिव्यू कमेटी बनी थी, इसका मैं सदस्य था। हम लोगों ने सुझाव दिया था, वो ताक पर रख दी गई रिपोर्ट, लेकिन सुझाव हमने दिया था कि ऐसे शिक्षक भी रहने चाहिए जो अशिक्षित भी हों पर किसी न किसी कला में, हुनर में प्रवीण हों। वो कुछ समय ही दें बच्चों को, और बच्चों को वो शिक्षा दें जिससे बच्चों के पास एक समृद्ध कला की शिक्षा हो, हुनर की शिक्षा हो। महात्मा गांधी जी ने आँख, मन और हाथ तीन का योगदान शिक्षा में किया था। आज आँख का भी योगदान नहीं है उतना, आँख खुली हुई नहीं है, कुछ चीज़ों तक सीमित है, कुछ रंगों तक सीमित है। लेकिन प्रकृति के इतने अनेक रंग हैं, अनेक फिजाएँ हैं, ऋतुओं के अनेक रंग हैं, उनसे वे परिचित नहीं होते, उसका मौका नहीं मिलता। आज के बच्चों की शिक्षा, विशेष करके पब्लिक स्कूलों की शिक्षा, बच्चों को मौका नहीं देती। इतना उन्हें होमवर्क सौंप देती है कि उन्हें खेलने का मौका नहीं देती, खुले मैदान को देखने का मौका नहीं देती। दौड़ते हुए चले जाते हैं, बोझ में दबे हुए चले जाते हैं, और उसी बोझ का वे सपना देखते हैं। अच्छे सपनों का भी मौका नहीं देती। इस विविध प्रसंग। पंडित विद्यानिवास मिश्र का 75वां जन्मदिन दिल्ली में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आवास पर मनाया जा रहा था। वाजपेयी जी ने बताया कि पंडित जी अद्भुत भोजन बनाते हैं।
बात उन दिनों की है जब हम मारे मारे घूम रहे थे, ना कोई प्रतिष्ठा थी पास में, ना कोई पद। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पे रहते थे भैया जी, यानी पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी जी। हम जैसे बेसहाराओं के एकमात्र सहारा थे। एक दिन मैं थका मांदा भूखा प्यासा पहुंचा तो पंडित जी पाक कर्म में लगे थे। परिहास में पूछा, पंडित जी, क्या अतिथि को भी प्रसाद मिल सकता है? उस दिन खाया आलू बैगन का चोखा, दोबारा जिंदगी में नहीं मिला। मिलता भी कैसे? वो तो बस आचार्य विद्यानिवास जी ही बना सकते थे। पंडित विद्यानिवास मिश्र कहा करते थे, मैं 2 साल से ज्यादा काशी से बाहर नहीं रह सकता। वे लौट लौट कर बनारस पहुंच जाते थे, वो बनारस जिसे वे रस का बना हुआ मानते थे। जीने का स्वाद और मरने को नकारना जानती है काशी। अपने निबंध संग्रह भारतीय संस्कृति के आधार में काशी को लेकर मिश्र जी का चिंतन है, कैसे कहें कि काशी मरने की नगरी है। जीने का स्वाद काशी जानती है, मरने को नकारना काशी जानती है, अमरता को ठेंगा दिखाना काशी जानती है। ये नगरी इसलिए मुक्तिधाम है कि ये परम पिता परमेश्वर की अनन्य भक्ति का धाम है। जो काशी में मरने का सौभाग्य नहीं पाते, वे भी अंतिम इच्छा रखते हैं कि काशी में दाह संस्कार हो। यह भी न हो तो उनकी भस्मी यहाँ की गंगा में प्रवाहित हो, उनके पार्थिव जीवन का विलय गंगा के जीवन में हो, वो क्षुद्रता से उबर कर विशालता में विलीन हो। यही मृत्यु से अभय का अर्थ है। मिश्र जी के निबंध संग्रह कटीले तारों के आर पार की कुछ पंक्तियां हैं। मेरे वर्तमान जीवी मित्र मुझे अतीत जीवी घोषित करते हैं। वर्तमान में तिरकर भी वर्तमान को अपनी जीविका नहीं बना सका। मुझे बराबर यही लगा कि वर्तमान को चबाने चलो तो ये अतीत हो जाता है, इसको एक घूंट में पीने चलो तो ये धुत नशा बन जाता है, इसे मुट्ठी में बंद करने चलो तो ये रेत की तरह सुर सुर बाहर निकल जाता है। स्वर्गारोहण और कुछ नहीं, शरीर के अहंकार को गलाकर इसे भाव शरीर बनाना है। रोम रोम को, रक्त की विंद विंद को भाव बनाना है। इसके लिए अकेला हो जाना पड़े, सारी पृथ्वी से अकेला हो जाना पड़े, तो संकल्प के लिए तैयार रहना चाहिए। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। वसुधैव कुटुंबकम की वास्तविक सिद्धि राम, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण और बुद्ध के विराट अकेलेपन से होती है, क्योंकि जिस समय वे अकेले होते हैं उस समय अपने प्राणों को चीर रहे होते हैं। कोई ममता नहीं, कोई अहंता नहीं, पूर्णतर होने के लिए खालीपन जरूरी है। एक राम, एक युधिष्ठिर, एक कृष्ण, एक बुद्ध से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। संस्कृत साहित्य के इस पक्ष को कम समझा गया है या गलत समझा गया है। समझा गया है कि वह सुखवादी है, आनंदवादी है, पर वास्तविकता यही है कि प्रत्येक संसिद्धि के बाद रीतापन अनुभव करना, क्योंकि वह संसिद्धि सबकी नहीं। यह करुण बोध कि मेरी बात कोई नहीं सुनता, न च कश्चित् शृणोति माम, चिल्ला रहा हूं बांह उठा उठा कर, संस्कृत साहित्य और दर्शन और भारतीय संस्कृति का चरम बोध है। इतिहास पुरुष स्मृति शेष। कैंसर जैसी लड़ाई को बिना उपचार मात्र अपने संयम से परास्त करने वाले इतिहास पुरुष पंडित विद्यानिवास मिश्र 14 फरवरी 2005 को एक सड़क दुर्घटना में लगभग 80 वर्ष की उम्र में दिवंगत हुए। इस सृष्टि को, इसकी ऋतुओं को, संस्कृतियों को जीने वाले पंडित विद्यानिवास मिश्र का रचना संसार अद्भुत है। अगर महापंडित राहुल सांकृत्यायन अपने जीवन के एक एक मिनट का हिसाब दे सकते थे, तो उनके सानिध्य में रहे पंडित विद्यानिवास मिश्र भी अपने पीछे ज्ञान का अथाह महासागर छोड़ गए हैं। आगामी पीढ़ियों के लिए अनेक शताब्दियों तक याद किए जाएंगे पंडित विद्यानिवास मिश्र।